हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने ज्योग्राफी को कंटिन्यू किया है और उसी ज्योग्राफी को आज पढ़ेंगे। हमारा जो लेसन चल रहा था दैट इज एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग कृषि के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि हम लोग क्यों करते हैं, कृषि कितने प्रकार की होती है। हमने देखा कि एक कृषि आदिम निर्वाह कृषि थी, जिसमें हम लोग प्रिमिटिव टूल्स का यूज कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन यापन था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों के पास जमीन कम थी, तो लोगों ने विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज को यूज करना शुरू कर दिया, ताकि हम कम जमीन से अधिक उत्पादन कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सकें। और ऐसी एग्रीकल्चर को आपने इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर कहा। ठीक है, इसका उद्देश्य जीवन निर्वाह था। ठीक है, इसमें हम लोग जीवन निर्वाह कर रहे थे और जैसे जनसंख्या अधिक है, कम खेत है, तो उससे हम अधिक अनाज उगा करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लास्ट में हमने देखा कमर्शियल एग्रीकल्चर, और जो कमर्शियल एग्रीकल्चर थी, उस कमर्शियल एग्रीकल्चर का पूरा उद्देश्य ये था कि हम अधिक से अधिक अनाज उगा करके व्यापार करें और पैसा एकत्र कर सकें, अर्थात सोर्स ऑफ इनकम बनाए एग्रीकल्चर को। और उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो क्लास थी वो आकर के रुकी थी क्रॉपिंग पैटर्न पर। कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था भाई? हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉपिंग पैटर्न तक, और उसी क्रॉपिंग पैटर्न को हम लोग पुनः कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे ये क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। जनरली क्रॉपिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसको हम कहते हैं फसल शस्य प्रतिरूप। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको भाई कहते हैं फसल शस्य प्रतिरूप। अब भारत की अगर आप बात कर लो तो भारत में आप क्या देखोगे, भारत की जो क्लाइमेट देखोगे, भारत में आपको क्या मिलेगा? डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, इंडिया कैसा कंट्री है? डाइवर्स कंट्री है। कहने का मतलब है, आप देखो, सपोज कर लो आप जम्मू कश्मीर में आप चले जाते हो, सपोज कर लो आप जम्मू कश्मीर में जाते हो, तो जम्मू कश्मीर में आप जिस समय देखोगे यहाँ का टेम्परेचर आपको मिलेगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसी समय अगर आप तमिलनाडु रीजन में चले जाओ तो वहां पर आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा। कहने का मतलब है क्लाइमेटिक वेरिएशंस आप इंडिया में देख सकते हो, इजीली आप देखेंगे। आप जैसे देख लें, अगर आप चले जाते हैं ईस्ट साइड में, मेघालय वाले रीजन में चले जाएं, आपको रेनफॉल वहां पर अधिक मिलेगी। आप देखेंगे 500 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल है, 1000 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो जाती है। मेघालय के मौसी नाम चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है। वही सेम इसके अपोज आप चले जाओ, अगर आप राजस्थान के क्षेत्र में चले जाते हो, ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्र में आपको 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा मिलेगी। और अगर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी तो वो क्षेत्र डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ही राजस्थान का क्षेत्र डेजर्ट में कन्वर्टेड है। तो इस तरीके का वेरिएशन आप भारत में देख सकते हो। और फसल के बारे में बात कर लें कि अलग अलग फसल को अलग अलग तत्व की आवश्यकता होती है, अलग अलग मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, अलग अलग मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। अब आपने देखा कि जो मेघालय का रीजन है, हमारे यहाँ का जो ईस्टर्न साइड है, जहां पर वर्षा अधिक होती है, वहां पर हम धान को उगाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि धान को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग अगर पैडी का उत्पादन करेंगे तो अधिक जल वाले क्षेत्र वाले में करेंगे। और ऐसे ही अगर आप सपोज कर लीजिए आप वहां पर धान का उत्पादन ना करके गेहूं लगा देते हैं, तो क्या होगा? पानी भर जाएगा और गेहूं आपका खराब हो जाएगा, अर्थात उत्पादन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन और टोपोग्राफी बहुत मैटर करती है कि किस स्थान पर कौन सी फसल उगाई जाएगी। ऋतु के अनुसार और भारत में पाई जाने वाली विविधता के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाती है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। अब इसी क्रॉपिंग पैटर्न को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक्चुअल में इसके बारे में। अब क्रॉपिंग पैटर्न को आप देखें, फिजिकल डाइवर्सिटी एंड द प्लूरिलिटी ऑफ द कल्चर्स इन इंडिया रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब आप ये देखेंगे, यही बताया गया कि इसमें क्या देखेंगे? फिजिकल डाइवर्सिटी, अर्थात भारत का अगर भौतिक रूप से अध्ययन करें तो आप देखेंगे भारत में भौतिक रूप से भिन्नता है। दूसरा आप देखेंगे कल्चरल, ठीक है, प्लूरलिटी इन द कल्चरल्स, और विभिन्न प्रकार के भारत में कल्चरल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। हर संस्कृति की अपनी फसल है, हर संस्कृति अलग अलग फसलों को उगाती है, और अलग अलग स्थानों पर डाइवर्सिटी होने के कारण हर क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें अलग अलग है। क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो 3 मेन क्रॉप्स, ठीक है, 3 मेन टाइप्स ऑफ द क्रॉपिंग सीजन आर। भारत में अगर क्रॉपिंग सीजन की आप बात कर लोगे, फसल ऋतु की बात कर लोगे, तो 3 प्रकार की फसल ऋतुएं हैं। पहला क्या है? पहला है भाई खरीफ। पहला क्या है? पहला है खरीफ, दूसरा है रबी, और तीसरा है जायद। अर्थात भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। अब इसमें आप देखो, सबसे पहले आप खरीफ को देख लो। किसे देखो? खरीफ को। अब खरीफ में आप इसकी विशेषता क्या देखेंगे भाई? अगर हम इसके सोविंग पीरियड की बात कर ले कि इसकी बुआई हम कब करते हैं, खरीफ की फसलें आप ऐसे समझ लो जिनकी बुआई जून से लेकर के जुलाई के बीच में की जाती है, अक्टूबर नवंबर में जिनकी कटाई की जाती है। अर्थात वह फसलें जिनका सोविंग पीरियड ऑनसेट ऑफ द मानसून, जब मानसून आता है भारत में, मानसून की बात करेंगे तो प्री मानसून जो लक्षद्वीप है वो जून में ही आ जाता है, लेकिन हमारे मेन भारत में, मेन इंडिया में जो मानसून पहुंचता है वो जून के लास्ट तक पहुंचता है। ऑनसेट ऑफ द मानसून, मानसून के आगमन पर जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं।
ठीक है। ऑनसेट ऑफ द मानसून, जैसे जून जुलाई में मानसून आता है तो ऑनसेट ऑफ द मानसून, ये फसलें बोई जाएंगी इन द विंटर। महीना कौन सा होता है, ठीक है। अब महीने की अब बात करेंगे तो सितंबर अक्टूबर, इनका जो सोविंग पीरियड होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है। ऐसे आप देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहला खरीफ क्रॉप्स। अब इसके बारे में अगर कंप्लीट स्टडी करें, आप देखेंगे इनका सोविंग पीरियड क्या है, जून से जुलाई। इसके अलावा हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, सितंबर अक्टूबर। अर्थात इन फसलों को हम जून जुलाई में बोते हैं और इनकी कटाई कब की जाती है, सितंबर से अक्टूबर के मध्य में की जाती है। कौन कौन सी फसलें इसमें आएंगी, पैडी, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जिसमें इंक्लूडेड है, लाइक आप देखेंगे मूंग हो गया, उड़द हो गया, काटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली इत्यादि, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। इसके अलावा बाजरा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। ये सारी की सारी ऐसी फसलें हैं जिनका जो सोविंग पीरियड है वो जून से लेकर के जुलाई के बीच है, अर्थात ऑनसेट ऑफ द मानसून। और इनका हार्वेस्टिंग पीरियड कब है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर के मध्य में इन फसलों को काटा जाता है। क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछता है खरीफ की फसलें कौन सी हैं, तो आप बताएंगे बारिश आने के समय जिन फसलों की हम बुआई करते हैं और ठंडी में जिन फसलों की कटाई करते हैं वो फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। सेकंड की हम बात करेंगे तो सेकंड जो हमारा क्रॉपिंग सीजन है दैट इज रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स जो है इनका सोविंग पीरियड विंटर है, अर्थात ये विंटर में सोविंग की जाती हैं। जैसे आप देखेंगे विंटर में अक्टूबर से नवंबर के मध्य इन फसलों की बुआई होती है। कटाई कब होती है, अब इन फसलों की कटाई होती है समर सीजन में, मार्च और अप्रैल के मध्य। अंदाजा लगा लो। अब गेहूं, जैसे आप क्या देखें, गेहूं को देखें, अब गेहूं कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल में होती है। मार्च अप्रैल में इसकी थ्रेसिंग होती है। तो ये कौन सी फसल होगी भाई, ये तो है रबी क्रॉप्स। अब इसमें देखेंगे व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पीच हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया। जैसे सरसों, गेहूं के साथ सरसों भी बोई जाती है, गेहूं के साथ चना भी बोया जाता है, मटर भी बोया जाता है। ये सारी की सारी फसलें जिनकी बुआई ठंडी में की जाती है और गर्मी में जिनकी कटाई की जाती है, ये रहा हमारी व्यवहारिक भाषा में। इसके अलावा अगर थोड़ा सा ऑथेंटिक बनाना हो, बताएंगे अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई की जाती है और मार्च और अप्रैल के मध्य में कटाई की जाती है। कौन कौन सी फसलें हैं, फसलों के नाम आपको जरा याद रखने हैं। व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, इसके अलावा मटर हो गया, चना हो गया और सरसों हो गई। ये ऐसी फसलें हैं जो रबी क्रॉप्स में आती हैं, जो किसमें आती हैं, रबी क्रॉप्स में आती हैं। ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक है। अब इनके लिए क्लाइमेट की कैसी नीड होती है, देखो लास्ट वाला पॉइंट जो था क्लाइमेट, जैसे जब खरीफ क्रॉप हमने पढ़ा तो इसके लिए क्लाइमेट में आप देखेंगे अधिक रेनफॉल की आवश्यकता होती है। व्हाई वी आर डिस्कसिंग दैट द खरीफ क्रॉप्स नीड्स मोर रेनफॉल, क्योंकि हमको ये जानकारी है कि ये फसलें कब बोई जा रही हैं, इनका सोविंग पीरियड कब है, ऑनसेट ऑफ द मानसून। कहने का मतलब जब मानसून आता है, बारिश होती है, तभी हम इन फसलों की बुआई करते हैं ताकि इनको पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाए। और आप ये कह सकते हैं जो खरीफ की क्रॉप्स हैं इनको अधिक रेनफॉल की नीड होती है। अब ऐसे ही हम देखेंगे जो रबी क्रॉप्स हैं, वेस्टर्न टेम्परेचर, साइक्लोनिक एंड कैनल्स। अब अगर इनके लिए हम इरिगेशन के सोर्स की बात कर ले, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इरिगेशन ऑफ द रबी क्रॉप्स, तो पहला क्या है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। आप देखेंगे जो पश्चिमी विक्षोभीय चक्रवात है, ठंडी के महीने में उनसे जो वर्षा होती है, इसी से इसको जल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत और सिंचाई है वो नहरों के माध्यम से की जाती है। कैसे की जाती है, नहरों के माध्यम से की जाती है। क्लियर है। ऐसे हम लोग जायद की बात करेंगे। जायद का जो बुआई का पीरियड है वो मार्च अप्रैल है, कटाई का पीरियड मई जून है, अर्थात मार्च अप्रैल के बीच में जिनकी बुआई की जाती है, मई जून में कटाई की जाती है, वो फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। अब कौन कौन सी फसलें इसमें आती हैं, इसमें आता है वाटरमेलन, इसमें आता है मस्क मेलन, इसमें आता है कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। अब आप देखेंगे इसमें जितने भी चारा वाली फसलें हैं, जो चारा वाली फसलें हैं, इसके अलावा वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, इसके अलावा जितनी भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं वो सारी की सारी सब्जियां आती हैं जायद क्रॉप्स में। कोई आपसे पूछता है कि जितना भी जो गर्मी में मिलता है, फ्री वाले आते हैं, विभिन्न प्रकार के फलों को बेचते हैं, सब्जियों को बेचते हैं, वो सारी की सारी सब्जियां जो हैं वो जायद क्रॉप्स में आती हैं। किसमें आती हैं, जायद क्रॉप्स में। क्लियर है। अब अगर इसके लिए हम लोग सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे तो प्राइवेट सोर्स ऑफ द इरिगेशन, इनके लिए इरिगेशन का प्राइवेट सोर्स है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों के पास ट्यूबवेल होता है और विभिन्न प्रकार के सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, लाइक द ट्यूबवेल्स, लेक एंड द वेल्स। कुछ लोगों के पास कुएं हैं सिंचाई के लिए, झीलें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, कैनल्स हैं, तो ये प्राइवेट सोर्स हैं जिनका यूज आप करते हैं इन फसलों को उगाने में। क्लियर है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न। क्या पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें हमने देखा 3 प्रकार की क्रॉप्स इंडिया में अवेलेबल हैं। पहला हमने देखा खरीफ की क्रॉप्स, और खरीफ की क्रॉप्स जिनकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। रबी की क्रॉप्स जिनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में जिनकी कटाई होती है। इसके अलावा जायद की क्रॉप्स जिनकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में, मई जून में इनकी कटाई होती है, और जून के बाद फिर जून जुलाई में आ जाती है खरीफ की क्रॉप्स। क्लियर है। ये 3 प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में पाए जाते हैं। आई होप समझ में आपको आया होगा।
अब जरा देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन निम्न में से कौन सा जो है जायद क्रॉप्स है, व्हिच वन ऑफ दीज इज द जायद क्रॉप्स। तो उसमें आपको ऑप्शन दे दिया गया वाटरमेलन, ऑप्शन दे दिया गया बार्ले एंड मेज। तो अगर आपको पता होगा आप वाटरमेलन टिक करेंगे। इस तरीके से इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा कुछ फसलों को देखेंगे। जैसे खरीफ क्रॉप्स में आप क्या देखेंगे, ये जो मक्का हो गया, इसके अलावा मटर हो गया, ये दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों खरीफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जायद क्रॉप्स, ये क्या है, जायद क्रॉप्स हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी रबी क्रॉप्स हैं। ये तीन प्रकार की जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है कि ये तीनों तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न से बिलोंग करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इन द स्टेट्स लाइक द असम, वेस्ट बंगाल एंड द उड़ीसा, थ्री क्रॉप्स ऑफ द पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। दीज आर द ऑस, अमन एंड द बोरो। अब देखो एक बात हमें ये समझना, जैसे अगर हमने क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि इंडिया में तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न पाए जाते हैं, अर्थात एक साल में हम लोग तीन फसलों को उगाते हैं। क्लियर। लेकिन कुछ हमारे यहाँ स्पेशल राज्य ऐसे भी हैं जो एक साल में एक ही फसल को उगाते हैं, वो क्रॉपिंग पैटर्न अपनाते ही नहीं है। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा, उड़ीसा में तीन धान की फसल उगाई जाती है, मतलब तीन बार साल में धान की फसल लगाते हैं और कोई क्रॉप ये नहीं उगाते हैं। ऐसे आप देखेंगे आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर द आस, अमन एंड बोरो। पहली बार जब उगाएंगे तो इसको आस कहेंगे, देन अमन कहेंगे और इसके बाद बोरो कहेंगे। ये तीन प्रकार उगाई जाने वाली तीनों फसलों के नाम हैं, अर्थात ये क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो नहीं करते, मतलब विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अलग अलग जो है फसलों को नहीं उगाते हैं। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे आस, अमन एंड बोरो। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। अगर शुगर केन की बात कर ले तो शुगर केन जो है ये एक साल पूरा लेता है उगाने में। आप देखेंगे अगर इसकी बुआई आप मार्च अप्रैल में कर देते हैं, अप्रैल के आसपास कर देंगे ना, तो जब अगला साल आएगा, जनवरी आएगी, दिसंबर जनवरी आएगी, तभी इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे पहले ये तैयार नहीं होगा। इज इट क्लियर। अगर क्लियर हो तो आप हम जरूर कमेंट करें कि आपको जो टॉपिक है वो समझ में आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य बिंदुओं की बात करते हैं। अब कुछ मेजर क्रॉप्स को देखेंगे। जैसे देखो पढ़ना कैसे है इस पूरे लेसन में, सबसे पहले आप देखेंगे क्रॉप्स को आपको पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है। फिर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर, आफ्टर दैट क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ने के बाद में मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स है, उन रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स। अब मेजर क्रॉप्स में अगर क्रॉप की आप बात कर लें, भाई फसल की बात कर लें, तो फसलें कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। पहला क्या है, पहला आप देखेंगे खाद्य फसलें और दूसरा अखाद्य फसलें। एक ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम लोग खाने के लिए करते हैं, एक ऐसी फसलें जिनका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता। अब इसमें आप देखेंगे ग्रेन्स, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अनाज, फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स। और इसके अलावा कुछ और फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें आती हैं अनाज के अलावा, अनाज के अलावा भी कुछ अन्य खाद्य फसलें सम्मिलित की जाती हैं। अब भारत की अगर आप बात कर लें तो भाई भारत में वेरिएशन है। हम पहले लेसन से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो भारत है, 9th क्लास में पहला लेसन हमने पढ़ा। सेकंड लेसन क्या था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने देखा कि पूरे भारत में आप वेरिएशन देखोगे, कहीं पर टेम्परेचर अधिक है, कहीं कम है, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं समतल है। तो इस तरीके का वेरिएशन ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलता है। इसमें क्या देखेंगे, वेरिएशन मिलेगा। और वेरिएशन किस में आपको मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, क्लाइमेट में मिलेगा, कल्टीवेशन में मिलेगा, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में मिलेगा। अर्थात अलग अलग तरीके, अलग अलग जगह पर देखेंगे आप, अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट है। क्लियर है। और इसीलिए आप देखेंगे, अच्छा अगर इतना वेरिएशन है, अब समझो आप, अगर मिट्टी में वेरिएशन है, जलवायु में वेरिएशन है, जलवायु में अंतर है, विभिन्न प्रकार की अलग अलग जलवायु है, इसके अलावा जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं ये अलग अलग हैं, तो आप बताओ परिणाम स्वरूप क्या होगा, वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स अलग अलग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। और इसीलिए भारत में अलग अलग वेराइटीज के क्रॉप्स पाई जाती हैं। क्लियर है। अब ऐसे हम लोग कुछ मेजर जो क्रॉप्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं, एग्जाम में आप देखेंगे कि क्रॉप्स के नाम दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राइट द क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर दिस क्रॉप्स। इस क्रॉप के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है, आप उसका उल्लेख करो। सो वी आर डिस्कसिंग द राइस। हम लोग यहाँ पर राइस की बात करेंगे। अब राइस की सबसे पहले इसके क्रॉपिंग सीजन की बात कर लो या क्रॉपिंग पैटर्न की बात कर लो कि भाई किस क्रॉपिंग पैटर्न से ये बिलोंग करता है। आप आंसर करोगे कि खरीफ की ऋतु, ये खरीफ की फसल से है। किससे है, खरीफ क्रॉप्स से है। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स इसे क्यों कहा है, जरा हम इसे समझेंगे। खरीफ क्रॉप्स, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था भाई, इसका सोविंग पीरियड क्या है खरीफ क्रॉप्स का, आप देखेंगे जून से जुलाई। क्या है, जून से जुलाई। अर्थात इसके लिए और रेन जो इरिगेशन का सोर्स है वो क्या है, अगर इरिगेशन की हम लोग बात करेंगे तो इसके इरिगेशन का सोर्स क्या है, इरिगेशन का सोर्स है रेनफॉल, अर्थात वर्षा अधिक होनी चाहिए तभी ये फसल होगी।
इसके अलावा अगर हम लोग हार्वेस्ट की बात करेंगे कि ये कब हार्वेस्ट की जाएगी, तो इसका जो हार्वेस्टिंग पीरियड है वो क्या है, वो है सितंबर टू अक्टूबर। वो क्या है, सितंबर टू अक्टूबर। क्लियर है, सितंबर टू अक्टूबर। अब हमने देखा कि जो राइस है, चावल है, भाई चावल कब लगाया जाता है, इसकी रोपाई कब की जाती है, जितने भी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं सबको आइडिया होगा, चावल लगाया जाता है जून जुलाई में, जब बारिश होती है तभी तो लगाया जाता है। और कटाई कब इसकी की जाती है, कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किस क्रॉपिंग सीजन से बिलोंग करता है, दैट इज द खरीफ क्रॉप्स। ये कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स है। क्लियर। सेकंड हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अर्थात ना बहुत ज्यादा धूप चाहिए और ना ही ऐसा चाहिए कि एकदम धूप ही ना हो, थोड़ी बहुत धूप होनी भी चाहिए इसके लिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम लोग रेन गेज का यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि एक ऐसे फनल होता है। अब इसमें क्या लगा होता है, मेजर करने के लिए बीच में ट्यूब लगी होती है और इसी में सेंटीमीटर टाइप के बने होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे कीप लगी होगी, जब बारिश होगी तो इसी में पानी आएगा और जितने सेंटीमीटर तक रहेगा उसे हम मेजर कर लेंगे। इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं, रेन गेज, या हिंदी में वर्षा मापी यंत्र कहते हैं। इसी से हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं। और इसके लिए कितनी रेनफॉल चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब उगाए जाने का एरिया क्या है, किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो भाई ये उगाया जाता है नदर्न प्लेन में। हमारा जो उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, इस उत्तरी मैदान के क्षेत्र में चावल उगाया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न में आप देखो, नॉर्थ में आगे ईस्टर्न स्टेट में, जो ईस्टर्न साइड है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर रेनफॉल का अमाउंट अधिक है। डेल्टाइक रीजन। इसके अलावा जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, उन डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस फसल को उगाया जाता है। अब स्टेट की अगर आप बात कर लें, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तमिलनाडु, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस फसल को उगाया जाता है। इसके लिए की पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रियल क्रॉप्स। भाई ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, आपको याद रखना है। जो धान है ये सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। बात समझ आई। रेनफॉल कितनी चाहिए, अबव देन 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी फसल है, खरीफ की क्रॉप्स है, इंपॉर्टेंट क्रियल क्रॉप्स है। कहाँ उगाई जाती है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड तमिलनाडु। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एक बार में आपको चीजें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्या है, गेहूं की हम बात कर लें। अब गेहूं को आप ऐसे देख लो कि भाई इसका सोविंग पीरियड क्या है गेहूं का, अर्थात गेहूं कब लगाया जाता है, तो आप देखेंगे ये लगाया जाता है अक्टूबर से लेकर के और नवंबर के बीच। और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, अगर हम लोग हार्वेस्टिंग की बात कर लेंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच। मार्च अप्रैल के बीच क्या की जाती है, इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब ऐसी स्थिति में ये कौन सी फसल है, भाई ये है रबी क्रॉप, क्योंकि हम जानते हैं वह फसलें जो अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में जो फसलें काटी जाती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स। क्लियर है। अब इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, भाई इसके लिए कैसा तापमान चाहिए, तो इसके लिए चाहिए कूल ग्रोविंग सीजन। भाई इसके लिए ठंडा मौसम चाहिए, कैसा मौसम, ठंडा मौसम चाहिए। इसके अलावा ब्राइट सनशाइन, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए। ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग, जब इसकी कटाई करनी हो तो क्या होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब हम लोग इस फसल को सोएंगे, जब इसका सोविंग होगा तब टेम्परेचर डाउन चाहिए, मतलब इस फसल को ऑल ओवर उगने के लिए कम तापमान चाहिए, लेकिन जो सनलाइट है वो प्रॉपर पड़नी चाहिए। लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जब इसकी कटाई की जाती है, तब टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए। अगर तब टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो आपको पता है कि थ्रेसिंग आप कैसे करोगे, थ्रेसिंग गेहूं की नहीं हो पाएगी और गेहूं का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए ऑल ओवर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दैट नीड अ कूल क्लाइमेटिक कंडीशन, बट एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्टिंग इट नीड्स हाई टेम्परेचर लाइक ब्राइट सनशाइन। लेकिन जब भी इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है तो उसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए। क्लियर है। रेनफॉल कितना चाहिए, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चलेगी। उगाया कहाँ जाता है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, आप देखेंगे गंगा सतलज प्लेन, गंगा और सतलज नदी, अंदाजा लगा लो आप, सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी और उसके नीचे गंगा, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, लाइक देखोगे पंजाब रीजन हो गया, हरियाणा रीजन हो गया, इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है। ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। इसके अलावा अगर आप दक्कन प्लेट्यू की बात कर लो, जो दक्कन का पठार है, उस दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है और उस काली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा अगर आप स्टेट की बात कर लो, कौन कौन से स्टेट हैं, इसमें आप देखोगे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। भाई ये ऐसे स्टेट है जहां गेहूं उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है, इसके अलावा हरियाणा में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अर्थात इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में उगाया जाता है।
अब दूसरा देखेंगे की पॉइंट इसके बारे में, विशेष बात क्या है गेहूं के बारे में, ऐसे क्या विशेष बात है, ये क्या है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रील क्रॉप्स। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण क्रील क्रॉप्स कौन सी है, तब आपका आंसर होगा दैट इज पैडी, धान। अर्थात सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है भारत में जो उगाई जाती है, वो है धान। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रील क्रॉप्स कौन सी है, वो है गेहूं। बात समझ आई। अब ऐसे हम लोग देखेंगे, मैं इस मक्के को देखेंगे भाई, ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स है, क्योंकि आप देखेंगे जब हम लोग, ठीक है, ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप्स है। और खरीफ क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जून जुलाई में मक्के की बुआई की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। लेकिन आप देखोगे जब अलग अलग क्षेत्रों में आप जाओगे ना, तो आपको जो मक्के की बुआई है वो अलग अलग टाइम पर मिलेगी। कुछ क्षेत्र में आप देखोगे कि जून जुलाई से लेकर के जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि ये जनवरी फरवरी में बो दिया जाता है और इसके बाद इसकी कटाई की जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में वेरिएशंस भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी इसको रखेंगे खरीफ क्रॉप्स की लिस्ट में। टेम्परेचर इसके लिए कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल कितनी चाहिए, 60 से लेकर के 110 सेंटीमीटर इंडिया में। और इंडिया में कितनी चाहिए, लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास। ओल्ड एलुवियल ट्रैक्ट्स। इसके अलावा आप देखो कि कहाँ ये उगाया जाता है। आपने जब सॉइल को पढ़ा है तो एलुवियल सॉइल पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, द फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उसमें आपने पढ़ा होगा। जो एलुवियल सॉइल है इसमें आप देखेंगे एक ओल्ड एलुवियल सॉइल भी होती है, जिसको आप खादर बांगर कहते हैं, ठीक है, उसी में ये उगाया जाता है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इसके बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, यूज एज द बोथ फूड एंड द फोडर। इसके अलावा आप देखेंगे इसका प्रयोग आप खाने के रूप में भी करते हैं, अर्थात ये खाद्य फसल भी है और चारे वाली फसल भी है। अब ऐसा अगर प्रश्न आ जाए which one of the food and the fodder crops both, तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज मेज। वो क्या है, वो मक्का। मक्का ऐसी फसल है जिसका उपयोग आप खाने के लिए भी करते हो और इसके अलावा पशुओं को खिलाने के लिए भी करते हो, या आप खा भी लेते हो, इसका जो डंठल है वो पशुओं को खिला देते हो। कई सारे क्षेत्रों में मैंने खुद ही ऐसे देखा है कि लोग मक्के को खा लेते हैं और इसका जो डंठल बचता है वो पशुओं को खिला देते हैं। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज द फूड एंड द फूडर क्रॉप्स। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये कुछ क्या रही, ये रही हमारी महत्वपूर्ण फसलें। अब ये महत्वपूर्ण फसलें हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। मतलब इसमें से एक ना एक फसल जरूर दी जाती है जिस फसल के बारे में आपको लिखना होता है। ये फ्लो चार्ट रहा कि अगर शॉर्ट में लिखना है, छोटे में लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखोगे और किस तरीके से फसल को दिखाओगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जैसे देखते हैं ये क्या है, ये राइस है। भाई राइस को आप जानते हैं, राइस कैसी फसल है, ये खरीफ की फसल है। जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। आप बात कर लो गेहूं की, तो ये रबी की फसल है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। मेष की बात कर लो तो ये भी कैसी फसल है भाई, ये भी है खरीफ की फसल, क्योंकि आप देखोगे जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है भाई, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रील क्रॉप्स। ये कैसी फसल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बारे में विशेष बात आपने क्या देखी कि ये क्या है भाई, ये तो है फूड क्रॉप्स। ये क्या है, ये फूड क्रॉप्स भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये क्रील क्रॉप्स भी है। ये क्या है, ये क्रील क्रॉप्स भी है। क्लियर है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा और आपको चीजें ठीक ढंग से समझ में आई होंगी। अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करते हैं मिलेट्स की। किसकी बात करते हैं, मिलेट्स की, ठीक है। मोटे अनाज की बात करेंगे। मोटे अनाज में देखेंगे ज्वार, इसमें देखेंगे बाजरा, इसमें देखेंगे रागी। क्लियर है। आप जरा इसे नोट करें, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और बढ़ते हैं, कुछ आगे बात करते हैं, कुछ और डिस्कस करते हैं।
जी आइए हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ मिलेट्स की। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे ज्वार, क्या देखेंगे इसमें हम लोग ज्वार की बात करेंगे, बाजरे की बात करेंगे, इसके अलावा रागी की बात करेंगे। क्लियर है? Now these be known as the coarse grains, they have the very high nutrition in the value। अब अगर इन फसलों की आप बात कर लो तो ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की अर्थात पोषण की मात्रा अधिक होती है। इन फसलों में विशेष आपको क्या मिलेगा, पोषण की जो मात्रा है वो इनमें अधिक मिलेगी। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग ज्वार को देखेंगे, एक एक करके सभी फसलों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें कई सारी फसलें आएंगी और सभी फसलों को हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि ये कैसी फसल है, इसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर मैं ज्वार की बात करूं तो ये क्या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, ठीक है। ये क्या तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। एरिया एंड द प्रोडक्शन, क्षेत्र की दृष्टि से भी और प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन की दृष्टि से भी। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, हार्डली नीड्स एन इरिगेशन। ये रेन फेड क्रॉप है अर्थात इसके लिए जल की अधिकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। क्लियर है? ऐसे देखेंगे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, अब कहाँ कहाँ ये उगाई जाती है। अगर आप बात कर लो ज्वार की तो ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये महाराष्ट्र में उगाई जाती है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा मध्य प्रदेश में। आप देखोगे हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट रीजन है, लाइक साउथ वेस्ट महाराष्ट्र आप देख लो, जो कर्नाटक रीजन हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश अर्थात साउथ ईस्ट रीजन, ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश आप देखोगे तो ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ज्वार को उगाया जाता है। बाजरा की आप बात कर लो तो बाजरा क्या है, ठीक है, बाजरा ग्रोज वेल एज द सैंडी सॉइल्स एंड द सैलो ब्लैक सॉइल। अब ये कहाँ उगाया जाता है, जो बलुई मिट्टी होती है इसमें इसका उत्पादन अच्छा होता है। इसके अलावा जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में बाजरे का उत्पादन अच्छा होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। क्योंकि ये महत्वपूर्ण फसलें नहीं है, जो महत्वपूर्ण क्रेल क्रॉप्स थी जैसे आपने देखा पैडी, व्हीट, इसके अलावा मेज, ये तीन महत्वपूर्ण फसलें थी जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है और उन फसलों के बारे में हम पढ़ चुके। इसके अलावा ये हम कुछ मिलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप देखोगे ज्वार, तो ज्वार क्या है, ये तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। अब देखोगे आप ये रेन फेड क्रॉप है अर्थात इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। कहाँ उगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रीजन में उगाया जाता है। बाजरे की आप बात कर लो तो बाजरा कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान। आपने सुना होगा जब भी कई सारे ऐसे गाने हैं, कई सारे संगीत हैं जिसमें बाजरा और राजस्थान दोनों का संबंध दर्शाया गया है, दोनों को उल्लेख किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश आप देखोगे, मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में आप जाओगे वहां पर देखोगे बाजरे का उत्पादन होता है और लोग बाजरे की रोटियां बनाते हैं, खाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी आपको मिलेंगे जहां पर ये मोटे अनाज उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रागी। अब जैसे बाजरा होता है सेम लाइक दैट रागी भी है। रागी जनरली आप बात कर लो जो अफ्रीका इत्यादि के रीजन से वहां पर अधिक मात्रा में उगाई जाती है। और रागी जो है इसका प्रयोग किया जाता है आटे इत्यादि के लिए। जैसे आप गेहूं का आटा बनता है ऐसे रागी का भी आटा बनता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है। क्रॉप ऑफ द ड्राई रीजन, ये सूखे क्षेत्रों में उगाई जाती है। एज वेल एज द रेड सॉइल, ब्लैक एंड द सैंडी एंड द सैलो ब्लैक सॉइल। अब आप देखेंगे पहली बात इसके लिए काली मिट्टी चाहिए। लाल मिट्टी में भी उगाई जाती है, काली मिट्टी में भी उगाई जाती है, इसके अलावा बलुई मिट्टी में भी चलता है। अर्थात मिट्टी कैसी भी हो ये उसमें उगाई जा सकती है, लेकिन रीजन कैसा होना चाहिए, ड्राई रीजन होना चाहिए अर्थात रेनफॉल का अमाउंट कम होना चाहिए। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर द कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। कई सारे प्रदेश को आप देखोगे लाइक द कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये ऐसे रीजन्स हैं जहां पर रागी का उत्पादन किया जाता है। इट इज द वेरी रिच इन द आयरन। अब रागी महत्वपूर्ण क्यों, मैंने अभी पहले ही बात की थी, सबसे पहले ही मैंने बात की कि ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा अधिक होती है। अब अगर आप रागी की बात करोगे तो रागी में आप देखोगे इसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है अर्थात आयरन की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम भी इसमें अधिक होता है। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो रागी जो है ये गेहूं इत्यादि से ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्थात उत्पादन तो गेहूं का ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसके लिए जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन एक लार्ज एरिया पर अवेलेबल है इंडिया में। रागी का उत्पादन कम किया जाता है, कुछ ही स्टेट्स में किया जाता है और ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनका एरिया भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा उत्पादन क्षेत्र भी इनका नहीं है, तो इसका उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है, परंतु ये न्यूट्रिशंस में अधिक होती है अर्थात इसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे आप देखोगे रागी में क्या पाया जाता है, आयरन एंड कैल्शियम पाया जाता है। अब आप ये रागी का चित्र भी देख सकते हो कि रागी जो फसल है वो दिखती किस तरीके से है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में जो चरी लगाई जाती है जो है फॉडर क्रॉप्स है जिसका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। अब उसके ऊपर आपने देखा होगा फूल उगाते हैं, वो जो फूल उगते हैं ना उसी फूल में दाने होते हैं और उसी दाने का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है। ऐसे रागी भी होती है, इससे जो दाने निकलते हैं उसी का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है और उसी का आटा पिसवाया जाता है और उसी आटे से रोटी बनती है जिसका प्रयोग लोग भोजन इत्यादि में
करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें आयरन अधिक होता है, कैल्शियम अधिक होता है, बिकॉज दिस क्रॉप इज रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स में रिच क्रॉप है। अब हम लोग दाल की बात करेंगे, पल्सेस की बात करेंगे। आप देखोगे, जैसे मैं नॉर्मली बात कर लूं चावल की, कि चावल को सब्जी के साथ खाना हो, कब तक आप खाओगे? इसके लिए दाल की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही पल्सेस की बात करोगे कि कौन कौन सी ऐसी पल्सेस हैं जो हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। अब आप देखोगे भारत क्या है, भारत बड़ा उत्पादक है। भारत ऐसा देश है जिसमें दाल का अधिक उत्पादन होता है, लेकिन दूसरी समस्या भारत के साथ ये भी है कि इसकी जनसंख्या भी ज्यादा है और परमानेंट बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब लगातार बढ़ रही है तो जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे यहाँ की खपत भी बढ़ रही है। ऐसे इंडिया के बारे में कहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। अब इसमें देखोगे आप मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? अरहर उगाई जाती है, उड़द उगाया जाता है, मूंग उगाया जाता है, मसूर उगाया जाता है, मटर होता है और चना होता है। ठीक है, जनरली टूर लिखा होता है तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अरहर, ठीक है, जो सर्वाधिक प्रचलित है, लगभग सबके घरों में लोग इसी के दाल का प्रयोग करते हैं। अरहर हो गया, उड़द हो गया। भाई उड़द का प्रयोग तो ट्रेडिशनल है, जब भी आपके यहाँ कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, छठी बरही कुछ भी होती है, तो उसमें उड़द की जो दाल है ये कंपलसरी मानी जाती है। या कोई भी आपका कल्चरल प्रोग्राम है तो उसमें उड़द की दाल बनती है। अब वर्तमान समय में क्या हो गया, प्रचलन अरहर का हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में बनेगी। और जो ऑफिशियल देवी देवता होते हैं या जो विशेष प्रकार के लोग होते हैं उनके लिए प्रारंभ इसी से किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मूंग की दाल हो गई, मूंग मसूर, मटर की दाल हो गई, ग्राम। अब थोड़ा सा आप पहले चले जाएं, थोड़ा सा हम लोग पहले पीछे चलते हैं कि भारत की जब आप बात करोगे 1960-65 में आप चले जाओगे, 70 के आसपास का रीजन देखोगे, या 2000 से पहले आप चले जाओ, उस समय तक हमारे यहाँ अरहर उड़द इन सबका उत्पादन अधिक नहीं था। और मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो लोग मटर इत्यादि की दालों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये जो दालें हैं इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता था और ये दालें सस्ती होती थी। परंतु वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रयोग किस दाल का किया जाता है? दैट इज अरहर। वो क्या है? वो अरहर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, आप क्या बताओगे? कौन कौन सी पल्सेस क्रॉप्स उगाई जाती हैं? आप बताओगे कि भारत में अरहर उगाई जाती है, उड़द उगाया जाता है, मूंग उगाया जाता है, मसूर उगाया जाता है, चना उगाया जाता है और मटर की दाल उगाई जाती है। क्लियर? अब मटर की आपने बात की थी, याद रखना मटर कैसी क्रॉप्स है? मटर कब बोई जाती है? ये रबी क्रॉप्स है, गेहूं के साथ में, राइट। अक्टूबर नवंबर में इसकी सोविंग की जाती है। हार्वेस्टिंग कब की जाती है? मार्च अप्रैल में। अब पल्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि भाई पल्सेस की विशेष बात क्या है? पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर। अब जो पल्सेस हैं इनके लिए अधिक नमी की आवश्यकता नहीं होती है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशंस। और इसके अलावा अगर सूखा मौसम है तब भी ये सर्वाइव कर लेती हैं। जो दालें हैं इनके लिए कम मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, कम नमी की आवश्यकता होती है। इवन इफ द ड्राई सीजन देन दे कैन सर्वाइव। अगर ड्राई सीजन है तो भी ये क्रॉप्स सर्वाइव कर लेंगे। टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। आपको याद रखना है कि जो पल्सेस होती हैं इनके लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल कैसी चाहिए? एवरेज 45 सेंटीमीटर। इनके लिए जो औसत रेनफॉल है अर्थात 45 सेंटीमीटर, मतलब 45 से 10 कम भी होगी तो भी चलेगा और 10 ज्यादा भी होगी तो भी चलेगा। ऐसे आप देखोगे जो पल्सेस हैं, अब ये हम लोग उगाते क्यों हैं? लेगामिनियस क्रॉप द एक्सेप्ट द अरहर। अब इसमें आप देखेंगे ये है लेगामिनियस क्रॉप्स है। इसके अलावा हेल्प्स इन द रिस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम लोग दाल को उगाते हैं तो इससे क्या होगा? जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फॉर्म ऑफ द एयर। क्योंकि ये क्या करती है? ये नाइट्रोजन एयर से नाइट्रोजन को लेगी और वो मिट्टी में ये ड्रॉप्स कर देती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो जाती है। These are the mostly grown in the rotation with the other crops। और इसीलिए हम लोग परमानेंट इसको नहीं उगाते हैं, ये जनरली रोटेशन क्रॉप्स है। ठीक है, जब आप अन्य फसलों को उगा रहे होते हैं तो बीच में समय दे करके इस फसल को उगा लेते हैं। अर्थात क्या अपनाया जाता है? रोटेशन अपनाया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्य रूप से दाल को उगाया जाता है? दैट इज मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर द मेजर रीजन्स वेयर द पल्सेस प्रोड्यूसिंग। ठीक है, ये ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर जो पल्सेस हैं प्रोड्यूस की जाती हैं। व्हाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ द एवरेज रेनफॉल इज 45 सेंटीमीटर इन दीज स्टेट्स एंड द टेम्परेचर ऑफ दीज स्टेट्स इज अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज सुटेबल फॉर द प्रोड्यूसिंग पल्स क्रॉप्स। और इसीलिए ये जो क्षेत्र हैं ये पल्स क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। क्लियर है?
अब आगे हम लोग बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। इसके अलावा जैसे अभी तक हमने किसकी बात की, अभी तक हमने ऐसी फसलों की बात की जो अनाज वाली फसलें हैं, जिनका प्रयोग भोजन इत्यादि के लिए आप करते हो। अब इसके अलावा हम लोग बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। कुछ हम लोग खाद्य फसलों की बात करेंगे जिनका प्रयोग तो हम खाने में करते हैं लेकिन वो अनाज वाली फसलें नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। तब तक आप लोग नोट करें और आगे बढ़े। आप पढ़ते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें। कहीं भी डाउट है कमेंट करके बताएं। इसके अलावा ये जो नोट्स है तो मैं नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, इसके लिए आप चिंता मुक्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अच्छा नंबर गेन करते रहें। और जैसे लेसन कंप्लीट होगा आफ्टर दैट वी विल टेक अ टेस्ट ऑफ दिस लेसन, और उसके बाद हमारी क्लासेस जो है लगातार कंटिन्यूस रहेंगी। हम कोशिश करेंगे कि एक लेसन को खत्म करने में मैक्सिमम 2 क्लास में, बीच में कुछ दुविधाएं उत्पन्न हुई जिसकी वजह से हमारी क्लास थोड़ी ब्रेक चल रही थी, बट वी विल कंटिन्यू क्लास। हम लोग क्लास को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। क्लियर है? आइए हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये हमारे सर हैं जो थोड़ा सा हाल चाल कर रहे हैं, आ गए हैं, तो चीजें जो है चलती रहेंगी। आइए सर, आइए बैठिए। गौरव सर, आप परिचित होंगे सर से, और नहीं परिचित होंगे तो मैं जल्द ही परिचय करवाऊंगा आपका। अब हम लोग क्या देखेंगे, फूड क्रॉप्स देखेंगे अदर देन ग्रेन्स। जैसे अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने खाद्य फसलें देखा और जिसमें अनाज फसलें थी। अनाज फसलों में हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें धान, हमने देखा इसमें गेहूं, धान गेहूं के अलावा हमने मक्का देखा, ज्वार देखा, बाजरा देखा और रागी देखा। ये सारी ग्रेन्स क्रॉप्स थी जो अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन की मात्रा अलग अलग होती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब जिनका हम लोग प्रयोग खाने में करते हैं लेकिन वो अनाज नहीं है। अंडरस्टैंड द हेडिंग। अब लोग जरा हम लोग इसे समझते हैं। जैसे शुगर केन की बात कर लें, किसकी बात कर लें, शुगर केन की। गन्ने की आप बात कर लो तो गन्ना क्या है, गन्ना एक खाद्य फसल है ना, लेकिन क्या आप इसका सीधे प्रयोग करते हो? क्या ये अनाज वाली फसल है? बिल्कुल अनाज वाली फसल नहीं है, ये सिर्फ खाद्य फसल है, अनाज वाली फसल नहीं है। अब गन्ने की अगर आप बात कर लो तो इसके लिए कैसा चाहिए, ऑल ईयर, अर्थात ये क्या है, ये जो है पूरा साल लेता है, इसके उत्पादन में लगभग पूरा साल लग जाता है। और गन्ना जो है ये सबके यहाँ उगाया जाता है, तो इससे आप परिचित होंगे, ऐसा नहीं है कि आप परिचित होंगे, अर्थात आपको इसकी जानकारी होगी। इसके लिए टेम्परेचर की बात करेंगे तो 21 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज रेनफॉल 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल चाहिए। अब उगाया कहाँ जाता है, ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपने देखा ये ग्लोब, अगर आप सपोज कर लो ये क्या है भाई, ये है ग्लोब। जब हम ग्लोब को बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि क्या ट्रॉपिकल है और क्या सब ट्रॉपिकल है। सपोज कर लो आप, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है और ये 23 डिग्री। ये कितनी डिग्री है, ये 23 डिग्री। और ये आप देखोगे इधर 66 डिग्री, नीचे भी 23 डिग्री, 66 डिग्री। आप देखोगे भाई ये जो ये वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री तक दोनों साइड में, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और इसके अलावा आप देखोगे इसके ऊपर जो 23.5 से लेकर के 66.5 तक है, ये दोनों साइड का रीजन क्या कहलाता है, ये रीजन कहलाता है सब ट्रॉपिकल। तो आप देखोगे इसके बारे में क्या बताया गया कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप तो है ही, लेकिन इसके अलावा सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इस क्रॉप को उगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखोगे इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द ब्राजील। गन्ने के उत्पादन की बात कर लें तो सर्वाधिक उत्पादन क्या है, कहाँ किया जाता है, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है ब्राजील में। और ब्राजील के बाद सेकंड जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो इंडिया है। क्लियर है? ऐसे देखोगे आप रॉ मटेरियल,
सोर्स ऑफ द जैगरी। इसके अलावा गुड़ की आप बात कर लो, ठीक है, खंडसरी की बात कर लो, चीनी की बात कर लो और मोलासिस की बात कर लो, तो इसके लिए रॉ मटेरियल मिलता है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है? गन्ने से आपको मिलता है। और कहाँ कहाँ उगाया जाता है? यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक। जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दैट इज द यूपी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? तो गन्ने के बारे में आपने क्या देखा? इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर। उत्पादन के लिए पूरा साल चाहिए। किस क्षेत्र में उगाया जाता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। और इंडिया क्या है? इंडिया का सेकंड प्लेस है शुगर केन प्रोड्यूसिंग में, फर्स्ट प्लेस किसका है? ब्राजील का है। इससे रॉ मटेरियल मिलता है फॉर द जैगरी एंड शुगर एंड द मोलेसेस। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल प्राप्त होता है गन्ने से। क्लियर है? आगे हम लोग देखेंगे ऑयल सीड्स। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया और द ग्राउंड नट मस्टर्ड। अब कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे आपको ऑयल मिलता है, जिनसे तेल की प्राप्ति होती है। अब आपको पता है जैसे तेल कहाँ से मिलता है? सरसों से मिलता है, मूंगफली से मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कोकोनट हो गया, ठीक है, कोकोनट से आप तेल प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिसमम हो गया, तिल जिसको कहते हैं, सोयाबीन हो गया, ठीक है, कैस्टर सीड्स हो गए, कॉटन सीड्स हो गए, ठीक है, इन सीड्स हो गए और सनफ्लावर हो गए। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनसे आपका ऑयल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज आर द एलिजिबल एंड द यूज्ड एज द कुकिंग मीडियम्स। और इसमें से जो ये फसलें हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनसे जो ऑयल प्राप्त होता है मैक्सिमम ऑयल का यूज कुकिंग में किया जाता है, अर्थात सब्जी इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है, सब्जी बनाने में, दाल को फ्राई करने में। और कई बार ऐसा होता है कि हम दाल फ्राई करते हैं, दाल ठीक से फ्राई भी नहीं हो पाती है और ऐसे में खाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें जो है चलती रहती हैं। अब मुख्य रूप से मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि ये जो फसलें हैं इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनका यूज किया जाता है ऑयल प्राप्त करने में। इनसे जो ऑयल प्राप्त किया जाता है उसका यूज भोजन बनाने में किया जाता है। क्लियर है? ऐसे आप देखो कि यूज एट द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द सोप। इसके अलावा जो साबुन का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक सामान बनते हैं उसमें भी किया जाता है। अब ऑयल के बारे में आपने देखा होगा कि अभी क्या है, अभी तो विभिन्न प्रकार के ऑयल आने लगे हैं, कई सारी वेराइटीज के, वो आप देखते रहते, टीवी पे स्क्रॉल होता रहता है ना, दिखता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी प्राचीन काल के लोग जो है, आदिम जमाने के लोग, वो क्या करते हैं, वो सरसों का तेल ही यूज करते थे, अर्थात कॉस्मेटिक के रूप में सरसों का तेल उपयोग करते थे। अभी भी आप देखते हैं जब सर दर्द होता है, आप गांव पे जाते हैं तो जो माता जी होती हैं वो क्या करती हैं? सरसों का तेल गर्म करती हैं और सर पे लगा देती हैं। तो ये जो है ये आपको प्राप्त कहाँ से होता है? ये सरसों से प्राप्त होगा, मस्टर्ड से प्राप्त होगा। तो इसका यूज कॉस्मेटिक में भी किया जाता है और भोजन को बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा सॉप प्रोडक्शन में भी किया जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ इसके यूजेस रहे, ये कुछ क्रॉप्स रही। अब हम लोग थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और देखते हैं ग्राउंड नट। आज की जो हमारी क्लास होगी कुछ फसलों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। जो रिफॉर्म्स बचेंगे, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बचेंगे, इन दोनों रिफॉर्म्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आप इसे नोट कीजिए, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। अभी नहीं, कुछ और क्रॉप्स बची हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली। अब जो मूंगफली है इसका प्रयोग नॉर्मल खाने के लिए किया जाता है, इसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये ऑयल सीड भी है, ये ऑयल सीड भी है जिससे आप ऑयल प्राप्त करते हैं और जिसका यूटिलाइजेशन क्रॉप्स में किया जाता है और विभिन्न प्रकार की, जैसे आप देखेंगे भोजन बनाने में किया जाता है और सॉप बनाने में, और इसके अलावा कॉस्मेटिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसमें आप देखेंगे खरीफ क्रॉप्स हो गई। और इसके अलावा अकाउंट्स फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट। और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहां किया जाता है? गुजरात में। अब कोई पूछता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहां किया जाता है? आंसर आपका क्या होगा कि गुजरात में। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में किया जाता है, फॉलोड बाय द राजस्थान एंड द आंध्र प्रदेश 2019 टू 2020। इसके अलावा आप देखेंगे 2019 से 20 के बीच में इसका उत्पादन राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी किया जा रहा है। कैसी क्रॉप से? खरीफ क्रॉप से। और खरीफ क्रॉप से आशय क्या है? अर्थात आप देखेंगे जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है और कटाई कब की जाती है? इसकी कटाई की जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। क्लियर है?
कैसी क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप्स है। अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स, और जितनी ऑयल सीड भारत में उत्पादित की जाती है उसका आधे से ज्यादा यही है, अर्थात सर्वाधिक ऑयल इसी से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करते हैं और कुछ और बची हुई फसलों के बारे में डिस्कस करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे लिनसीड हो गया, कुछ और बचा है, लिनसीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी की सारी रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, सिसमम तिल की आप बात कर लें, खरीफ क्रॉप्स, ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप्स है, नॉर्थ एंड द रबी क्रॉप्स इन द साउथ इंडिया। अब जो सिसमम है ये क्या है? ये भाई ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन खरीफ क्रॉप कहाँ है? इन द नॉर्थ। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, उत्तर में अगर आप जाते हैं उत्तर भारत में, तो यहाँ पर कैसी क्रॉप है? यहाँ पर खरीफ क्रॉप है, अर्थात यहाँ पर इसके उगाए जाने का समय है, जो सोविंग का समय है, वो सोविंग का समय इसका है, आप देखेंगे जून से लेकर के जुलाई के मध्य। क्या है? जून से जुलाई के मध्य। लेकिन जो हार्वेस्टिंग का समय है वो है सितंबर टू अक्टूबर। वो क्या है? वो सितंबर टू अक्टूबर है। अच्छा, ऐसे ही अगर आप देखें कैस्टर सीड्स की आप बात कर लेंगे, इज ग्रोन इन द बोथ एज द रबी एंड द खरीफ क्रॉप्स। ये कुछ ऐसी फसलें, जैसे सिसमम जो है ये उत्तर भारत में खरीफ क्रॉप्स है, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां पर रबी क्रॉप्स है, अर्थात साउथ इंडिया में इसके उगाए जाने का समय, ये इसका जो सोविंग समय है वो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में, हार्वेस्टिंग का समय मार्च अप्रैल है। और यहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो सोविंग का समय है जून से लेकर के जुलाई के बीच, हार्वेस्टिंग का समय सितंबर से अक्टूबर के बीच में है। अर्थात दोनों स्थानों पर इसका जो सोविंग और हार्वेस्टिंग का समय है वो अलग अलग है। तो ये क्या है? ये कहीं पर खरीफ क्रॉप्स है और कहीं पर रबी क्रॉप्स है। ऐसे आप देखेंगे जो कैस्टर सीड्स हो गए, इज ग्रोन एज बोथ रबी एंड द खरीफ क्रॉप्स। अब जो कैस्टर सीड है भाई ये रबी क्रॉप्स भी है, खरीफ क्रॉप्स हैं, अर्थात इसमें ये दोनों समय में उगाए जाते हैं। आप चाहें तो इसको रबी में उगाएं और आप चाहें तो इसको खरीफ में उगाएं। क्लियर है? अब ऐसे थोड़ा हम लोग टी के बारे में बात करते हैं, चाय के बारे में बात करते हैं, और जैसे चाय के बारे में कल बात करेंगे, आज की क्लास हम ही रखते हैं, कल हम लोग टी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स बचे हैं। एक टी, कॉफी और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, दो क्रॉप्स बची हैं। जरा टी के बारे में हम लोग आज ही बात कर लेते हैं। जो टी है कैसी? ट्रॉपिकल एज वेल एज द सब ट्रॉपिकल। जैसे आपने देखा था सेम लाइक शुगर केन, जैसे शुगर केन का उत्पादन किया जाता है, तो शुगर केन कैसी फसल थी भाई? ये थी ट्रॉपिकल। ये कैसी क्रॉप थी? ट्रॉपिकल क्रॉप थी। लेकिन ट्रॉपिकल के अलावा सेम लाइक दैट ये सब ट्रॉपिकल भी थी। कैसी? सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी थी। ऐसे ही आप देखोगे ये भी है प्लांटेशन क्रॉप एंड द बेवरेज क्रॉप। इसके अलावा ये प्लांटेशन क्रॉप भी है और पेय फसल भी है, अर्थात इसका जो प्रयोग है वो पीने के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस फसल का प्रयोग पेय फसल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि चाय जनरली बहुत फेमस है और विभिन्न प्रकार की रील्स, विभिन्न प्रकार के स्टेटस जो चाय से संबंधित लगते हैं उसके बारे में एज वेल एज आपको जानकारी है। ग्रोन वेल ऑन द डीप एंड द फर्टाइल वेदर रीजन। अब आप देखेंगे कहाँ उगाई जाती है? ठीक है, डीप और फर्टाइल रीजन वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। रिक्वायर्ड वार्म एंड द मॉइस्ट फ्रस्ट एंड द फ्री क्लाइमेट। अब इसके लिए कैसी चाहिए? इसके लिए नमी वाला क्षेत्र चाहिए और फ्रेश क्लाइमेट। फ्रीक्वेंट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेनफॉल। रेनफॉल का अमाउंट हाई चाहिए। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, अर्थात इसमें लेबर की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक व्यक्ति चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग विद इन टी गार्डन टू रिस्टोर द फ्रेशनेस। अब इसके लिए स्पेशल टी गार्डन भी आपको लगाना पड़ता है ताकि आप फ्रेशनेस को रिस्टोर कर पाए। असम, दार्जिलिंग, ठीक है, जलपाईगुड़ी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। आप देखेंगे जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में चाय का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? कल हम लोग कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और जीवन में कुछ अच्छा कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद और जय हिंद।